नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे विजन आर्ट्स पटना के यूट्यूब चैनल पे। चलिए, आज का सीरीज हमारा है रेडियो एक्टिविटी। आखिर रेडियो एक्टिविटी होता क्या है? तो देखिए, हमारे पीरियोडिक टेबल में लगभग 118 एलिमेंट है, जिसमें से कुछ ही एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव शो करते हैं। आखिर पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट क्यों नहीं रेडियो एक्टिव शो करते हैं? तो उसका भी रीजन है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो शो करते हैं उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, और वो अनस्टेबल होने के कारण स्टेबिलिटी की ओर आना चाहता है, इसीलिए अल्फा बीटा एंड गामा रे को एमिशन करता है ताकि वो स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाए। चलिए, हम उसका और भी डिटेल आगे पढ़ेंगे बारी बारी से, तो बने रहिए। देखिए यहाँ पे रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी, उसका खोज किसने किया था? तो हेनरी एंड बेक्यूरेल। सबसे पहले तो सवाल यही एग्जाम में हमारे पूछा जाता है कि हु डिस्कवर रेडियो एक्टिविटी। तो हेनरी एंड बेक्यूरेल नामक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के द्वारा क्या किया गया था? रेडियो एक्टिविटी की खोज किया गया था। ठीक है। अब देखिए, प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनके नाभिक अस्थायी होते हैं, जो अभी हम बताए थे आपको कि अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं। और किसी भी तत्व के न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूक्लियस मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है। अब कैसे न्यूट्रॉन फाइंड आउट करेंगे, प्रोटॉन कैसे फाइंड आउट करेंगे, मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, आगे हम बताएंगे इसमें। ठीक है। तो देखिए, वही है, कुछ अनस्टेबल न्यूक्लियस होने के कारण वो स्टेबिलिटी की ओर जाना चाहता है, इसीलिए कुछ अदृश्य किरणें को वो उत्सर्जित करते हैं। तो वो अदृश्य किरणें हैं क्या? तो अल्फा बीटा एंड गामा रे, ये जो तीनों रे होते हैं, यही एमिशन करने वाले जो तत्व हैं वो क्या कहलाते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व। ठीक है। तो अल्फा बीटा एंड गामा रे जो भी ये एमिट करता है उसको हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये जो अदृश्य किरणें है यहाँ पे, इसे जो बोला जा रहा है, ये क्या है मेरा? अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है। ये क्या है? यही है वो अदृश्य किरणें, और यही अदृश्य किरणें को उत्सर्जन करने वाले तत्व को हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व। ठीक है। चलिए, रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी एंड बेक्यूरेल ने किया था। आगे जाके दो और वैज्ञानिक उसमें शामिल हो गए। तो कौन कौन थे? उसके बाद उनको जाके तीनों को एक साथ नोबेल प्राइज मिला था। तो देखिए, पहले तो आपका हेनरी एंड बेक्यूरेल ने खोज किया था। आगे चलकर मेडन क्यूरी एंड उसके पति पियरे क्यूरी, MP यानी कि मेडन क्यूरी और पियरे क्यूरी। ठीक है। वैसे भी नेता लोग अगर आप कुछ अच्छे काम कर दिए तो फिर आपके साथ वो शामिल होकर अपना तो वही इसको याद रखने के लिए है MP यानी कि मेडन क्यूरी और पियरे क्यूरी। तो सबसे पहले किसने ये किया था? हेनरी बेक्यूरेल में। ठीक है। HMP यानी कि हेनरी बेक्यूरेल पहला, उसके बाद मेडन क्यूरी और उसके पति पियरे क्यूरी शामिल हो गए। ठीक है। और इनको, ये तीनों को नोबेल प्राइज भी मिला है इस क्षेत्र में ये करने के लिए। ठीक है। इन तीनों को नोबेल प्राइज भी मिला था। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पे वही है, नोबेल प्राइज दिया गया था। अब देखिए यहाँ पे एक रेडियम मेरा तत्व है। ठीक है। वो रेडियो एक्टिव है। रेडियम इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो यहाँ पे ये बोला गया है, रेडियम नामक तत्व की खोज किसने किया था? हु डिस्कवर रेडियम एलिमेंट? तो देखिए यहाँ पे मेडन क्यूरी, मेडन क्यूरी डिस्कवर रेडियम। मेडन क्यूरी जो है उसी ने क्या किया था? रेडियम नामक तत्व की खोज किए थे। और ये रेडियम मेरा क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, याद रखिएगा। इसका न्यूक्लियस अनस्टेबल है, और ये स्टेबिलिटी की ओर जाने के लिए अल्फा बीटा एंड गामा रे का एमिशन करता है। और ये क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है। चलिए, रेडियो सक्रियता का मात्रक जो होता है, रेडियो एक्टिविटी का जो यूनिट होता है, बेक्यूरेल होता है। द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी बेक्यूरेल। और भी होता है यूनिट, देखिए बेक्यूरेल तथा क्यूरी होता है। ठीक है। बेक्यूरेल एंड क्यूरी बोथ आर द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, याद रखिएगा। बेक्यूरेल एंड क्यूरी इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अब इनमें से रेडियो सक्रियता का सर्वाधिक बड़ा यूनिट, सबसे बड़ा जो यूनिट होता है वो क्यूरी होता है। ठीक है।
यानी कि देखिए यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी का यूनिट जो है बेकुरल भी होता है, रदरफोर्ड भी होता है और क्या होता है, क्यूरी भी होता है। तो इन तीनों में पूछा जाए कि सबसे बड़ा यूनिट कौन सा होता है, तो वो जो है मेरा क्या है, क्यूरी। सबसे बड़ा यूनिट क्या है, क्यूरी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। इसको जो है जीएमसी के द्वारा मेजर किया जाता है। रेडियो एक्टिविटी का जो ये है मतलब इंटेंसिटी, उसको हम जीएमसी यानी कि गीगर मुलर काउंटर, जीएमसी गीगर मुलर एंड काउंटर के द्वारा हम मेजर करते हैं। ये सिर्फ मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी का ये है मेरा क्या है, गीगर मुलर, जीएमसी से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे भी आते हैं। हाँ, रदरफोर्ड, देखिए यहाँ पे रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग के बारे में हम लोग जानते हैं क्या हुआ था, तो वो तो डिटेल हम बताएंगे बाद में। लेकिन यहाँ पे देखिए रदरफोर्ड के प्रयोग के द्वारा वो जो किया गया था अल्फा स्कैटरिंग, तो न्यूक्लियस के सामने जो है न्यूक्लियस के पास जाने के बाद इधर उधर बिछड़ गया था, यानी कि मेन न्यूक्लियस से पास नहीं हो पाया था। इसका मतलब वहाँ से ये पता चला कि न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ हैवी एलिमेंट। न्यूक्लियस मतलब वहाँ पे क्या है, एकदम डेंस एलिमेंट है। तो अब देखिए यहाँ पे रदरफोर्ड के प्रयोग के द्वारा यह बताया गया था कि रेडियो सक्रियते पदार्थ, तीन पदार्थ की किरणें यानी कि अल्फा, बीटा एंड गामा रे का एमिशन होता है। ठीक है, इन तीनों किरणों को प्रारंभ में बेकरेल किरणें भी कहा गया था। ठीक है ना, स्टार्टिंग में अल्फा, बीटा एंड गामा किरण को क्या कहा गया था, तो बेकरेल रे, बेकरेल रे भी कहा गया था। इन किरणों की निम्न विशेषता है, यानी कि सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रे जानना जरूरी है। देखिए यहाँ पे अल्फा रे जो होता है इसमें मेरा पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि ये धनात्मक होता है। अल्फा रे धनात्मक होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है इसमें। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्योंकि यह ऋणात्मक आवेश की तरफ ये क्या करता है, मुड़ जाता है। आखिर मान लीजिए यहाँ से अगर हम अल्फा रे का एक किरण को हम लोग इस क्लासरूम में यहाँ से ये करते हैं, क्या करते हैं, उसको इजेक्शन करवाते हैं। अगर वहाँ पे मेरा नेगेटिव चार्ज आसपास में कहीं पे है तो अल्फा किरण क्या होगा, नेगेटिव की ओर अट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, एक रूल है मेरा लाइक रिपेल लाइक, लाइक रिपेल लाइक। इसका मतलब है अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है तो ये दोनों के बीच मेरा क्या होगा, रिपल्सन होगा। ठीक है, रिपल्सन होगा। और अगर कोई पॉजिटिव चार्ज और कोई नेगेटिव चार्ज है तो ये दोनों के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अट्रैक्शन होता है। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों के बीच क्या होगा, तो यहाँ पे मेरा भी क्या होगा, रिपल्सन होगा, यानी कि लाइक रिपेल लाइक। एक मतलब सेम कैरेक्टर का जो चार्ज होता है एक दूसरे को क्या करता है, दूर भगाता है, यानी कि रिपेल करता है। ठीक है ना, एक दूसरे में। और डिफरेंट चार्ज मान लेते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो दोनों डिफरेंस है, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, वो अट्रैक्शन करता है। ठीक है, तो ये है मेरा लाइक रिपेल लाइक, और अनलाइक एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। चलिए अब अल्फा किरण के बारे में कुछ हम लोग की जानकारी प्राप्त करना है। तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव की ओर क्या करेगा, अट्रैक्शन होगा, जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव की ओर अट्रैक्शन होगा। ये मेरा यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, चलिए तो अल्फा रे जो होता है वो हीलियम के परमाणु नाभिक के बराबर होता है। ठीक है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। अल्फा रे इज इक्वल टू हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम का मास नंबर 4 होता है, एटॉमिक नंबर मेरा 2 होता है। इसका मतलब हीलियम इज इक्वल टू अल्फा न्यूक्लियाई। ठीक है, इसका मास नंबर 4 होता है और एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कह सकते हैं हम, अगर हीलियम किसी भी अल्फा रे अगर किसी भी एलिमेंट से एमिशन होता है तो इसका मतलब है हीलियम न्यूक्लियाई उससे उसका कमी हो जाएगा। और हीलियम न्यूक्लियाई में क्या होता है, मास नंबर 4 होता है और एटॉमिक नंबर 2 होता है। इसका मतलब अगर हीलियम न्यूक्लियाई अल्फा रे किसी भी एलिमेंट से एमिशन होता है तो 2 एटॉमिक नंबर में उसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा,
और 4 जो है एटॉमिक मास में डिक्रीजमेंट होगा। देखते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अल्फा रे जो होता है हीलियम न्यूक्लियाई के बराबर होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाँ वही है कि अगर अल्फा रे किसी भी एलिमेंट से एमिशन होता है तो उसमें क्या क्या होता है। अल्फा रे एमिशन होने के बाद मास नंबर 4 का कमी होता है और एटॉमिक नंबर में 2 का कमी होता है, ठीक है। चलिए, रदरफोर्ड के प्रयोग के द्वारा यह बताया गया था कि किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ से 3 प्रकार की किरणें ये किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, जब किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ से एक अल्फा कण निकलता है तो परमाणु संख्या में 2 की तथा परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब है किसी एलिमेंट में अगर 2 अल्फा रे निकलेगा तो मास नंबर में 8 का कमी होगा, एटॉमिक नंबर में 2 × 2 4 का कमी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अल्फा किरण का वेग जो होता है, वेलोसिटी ऑफ अल्फा रे सबसे कम होता है, ठीक है। अल्फा रे का वेलोसिटी सबसे कम होता है। अल्फा रे से ज़्यादा बीटा रे का वेलोसिटी होता है और सबसे ज़्यादा गामा रे का वेलोसिटी होता है। इसका मतलब है जिसका वेलोसिटी वेग ज़्यादा हो उसका भेदन क्षमता भी ज़्यादा होगा, यानी कि वो जो है ज़्यादा भेद कर सकता है, ठीक है। तो इसमें से एक सवाल पूछा जाता है अक्सर, एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, एक सवाल अच्छा पूछा जाता है। देखिए, अल्फा बीटा एंड गामा रे, इसमें से सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसका होगा। तो हम जानते हैं गामा रे का वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद बीटा रे, उसके बाद अल्फा रे का, यानी कि ये तीनों में अल्फा रे का वेलोसिटी सबसे कम होता है। अब देखिए, ये हो गया आपका वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है। सबसे कम अल्फा रे का। भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो जिसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा उसका भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी कि पेनेट्रेटिंग पावर किसका ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा गामा रे का होगा। पेनेट्रेटिंग पावर, पेनेट्रेटिंग पावर, पेनेट्रेटिंग पावर। देखिए, गामा रे जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये EMI, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जो भी मेरा 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, अल्फा, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा का सेट, ये जो 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है हमारे, सभी का जो वेलोसिटी होता है वो कितना होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। स्पीड ऑफ लाइट कितना है, व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट, तो देखिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड किसका होता है, लाइट का स्पीड। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, इसको हम c से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हम c से डिनोट करते हैं और होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है सन से, सूर्य से पृथ्वी तक जो सन आती है वो इस स्पीड में आती है, कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए इसको हम लोग करते हैं, कितना होगा, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। यानी कि 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड, 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड, एक 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 2 2 4 2 6 2 8, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड उसका वेग है, मतलब वेलोसिटी है, जो लाइट सन से हमारे अर्थ तक आती है। एक सवाल और पूछता है कि जब इतना स्पीड है, जब इतना स्पीड है ये लाइट का, तो लाइट को अर्थ तक पहुंचने में सन से कितना समय लगता है। तो देखिए यहाँ पे 8 मिनट 16 सेकेंड, 8 मिनट 16 सेकेंड, यानी कि 8 मिनट, ये कभी कभार 8 मिनट 20 सेकेंड भी दे दिया जाता है, ठीक है। 8 मिनट 20 सेकेंड या तो 8 मिनट 16 सेकेंड जो सन से रे आती है वो पृथ्वी तक पहुंचने में इतना समय लगता है, समझे। चलिए, ये सब बेसिक जानकारी थी।
अब देखिए हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है मेरा ऑल रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैव द वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अल्फा बीटा एंड गामा रे में सबसे ज़्यादा पेनेट्रेटिंग पावर किसका है? गामा रे का है, उसके बाद बीटा रे, उसके बाद अल्फा रे। वेलोसिटी भी सबसे ज़्यादा गामा रे का होता है, उसके बाद बीटा रे, उसके बाद अल्फा रे का होता है। ठीक है, चलिए अब एक और सवाल हम लोग देखे थे, अगर किसी भी न्यूक्लियस से रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अगर अल्फा रे का एमिशन होता है तो मास नंबर में 4 का कमी होता है, एटॉमिक नंबर में 2 का कमी होता है। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल भी हम लोग बाद में देख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे अल्फा रे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है अल्फा रे पे, और इसका जो वैल्यू होता है एक हीलियम न्यूक्लियाई के बराबर होता है। ठीक है, चलिए हाँ अब देखिए यहाँ पे इसका, अब देखिए अल्फा किरणों का वेग सभी किरणों में सबसे कम होता है, देखे ही थे। इसकी वेदन क्षमता सबसे कम होती है, चलिए इसका वेग अल्फा किरणों से अधिक होता है। ठीक है, जबकि इसका, ठीक है ये सब देख चुके हैं हम लोग। आगे देखिए बीटा किरणों का वेग जो होता है उसका 9/10 क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसका मतलब यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से थोड़ा ही कम होता है, कितना? 9/10। इसका मतलब इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये किसका है? वेलोसिटी ऑफ गामा रे यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। गामा रे इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलिए इनटू कितना हो जाएगा? 9/10। ठीक है, तो 10 से एक से यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, 27 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। बहुत ज़्यादा कम नहीं है, बीटा रे का वेलोसिटी अल्फा गामा से थोड़ा ही कम है। ठीक है, तो ठीक है। अब देखिए गामा रे जो होता है मेरा, ये क्या होता है? एक अधिक किसी एक तत्व बीटा रे निकलता है तो परमाणु संख्या में 1 इकाई की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर में 1 का वृद्धि हो जाता है। और बीटा रे निकलता है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि वो एक रे है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो अगर किसी एलिमेंट से बीटा रे का एमिशन होता है तो परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज बाय 1 + 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए कुछ सवाल देख, मान लेते हैं मेरा यहाँ पे x कोई एलिमेंट है जिसका यहाँ पे एटॉमिक नंबर ये है और मास नंबर Z है। ठीक है, इसमें मान लेते हैं बीटा रे का एमिशन होता है। ठीक है, बीटा रे एमिट करता है तो क्या हो जाएगा? हम तो जानते हैं अगर बीटा रे किसी भी एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलता है तो एटॉमिक नंबर में 1 का वृद्धि हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए अगर एक बीटा रे निकलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये x एटॉमिक नंबर में 1 का वृद्धि हो जाता है और मास नंबर में क्या हो जाता है? मास नंबर इज अनअफेक्टेड, मास नंबर जैसा का तैसा रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कोई x जो है मान लीजिए पहले बीटा रे को एमिशन किया, फिर अल्फा रे का एमिशन कर दिया। ठीक है, फिर अल्फा रे का एमिशन किया तो अल्फा रे एमिशन करने के बाद क्या होता है? मास नंबर में 4 का कमी हो जाता है, एटॉमिक नंबर में 2 का कमी हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चलिए मास नंबर में क्या हो जाएगा? 4 का कमी और एटॉमिक नंबर में 2 का कमी। तो देखिए यहाँ पे अब x जो है अल्फा किरण एमिशन हुआ इसमें, तो क्या हो जाएगा? a + 1 एटॉमिक नंबर में -2 का कमी हो जाएगा और मास नंबर में 4, z में से 4 का कमी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसमें से 2 का कमी हो जाएगा तो ये +1 और -1, तो ये क्या हो जाएगा? +1 -1, ये -1 और मास नंबर में 4 का कमी हो जाएगा। फिर देखिए मान लेते हैं यहाँ से हम क्या करते हैं, एक और अल्फा रे का एमिशन कर दीजिए तो फिर मास नंबर में 2 का कमी होगा, 4 का कमी होगा, एटॉमिक नंबर में 2 का कमी होगा। फिर से निकालिए तो a यहाँ 2 का कमी होगा तो a -1 -2, फिर मास नंबर में 4 का कमी कर दीजिए -4 और -4। ठीक है, चलिए a -3 हो जाएगा और z -8 हो जाएगा। ठीक है, z -8 हो जाएगा, a -3 और z -8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से फिर एक बीटा रे निकाल दीजिए, बीटा रे का एमिशन करवा दीजिए तो क्या हो जाएगा? अगर बीटा रे का एमिशन करवाते हैं तो एटॉमिक नंबर में 1 का इंक्रीजमेंट हो जाता है, इसका मतलब यहाँ पे 1 बढ़ जाएगा और मास नंबर अनअफेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे a -3 + 1 z -a, बीटा रे में एटॉमिक मास जो होता है अनअफेक्टेड रहता है लेकिन एटॉमिक नंबर में 1 का बढ़ोतरी हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? a -3 + 1,
तो ये -2 हो जाएगा, देखिए तो ये -2, ठीक है। और ये अब देखिए यहाँ पे अगर हम गामा रे का एमिशन करते हैं और लास्ट में गामा रे का एमिशन करते हैं, तो गामा रे का एमिशन करवाते हैं तो वो रे है ना मास नंबर ना एटॉमिक नंबर, कोई भी अनअफेक्टेड नहीं होगा, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पे है वही यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा। देखिए A -2 Z -8। अब आपसे सवाल में, आपसे एग्जाम में सवाल ऐसे पूछ लिया जाता है कि अगर किसी न्यूक्लियस से, कोई एलिमेंट से 2 अल्फा रे एंड 2 बीटा रे का एमिशन करवाते हैं तो पेरेंट मतलब जो बच्चा रहेगा वो क्या होगा, ठीक है। तो हम और भी 1-2 सवाल देखेंगे आगे। चलिए यहाँ पे पूछे तो गामा किरणों का विद्युत चुम्बकीय किरण भी कहा जाता है, हम सारा का सारा बता दिए थे। देयर आर 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके सिवा और कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। वही 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इधर उधर करके पूछ लिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो आपको सारा का सारा याद होना चाहिए। एक बार और देख लीजिए, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा का सेट, ये 7 जो है मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। इसके सिवा और कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर में नहीं पाया जाता है। देयर आर 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके बाद कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। चलिए, गामा किरणों की वेदन संख्या सर्वाधिक होती है, ये सारा का सारा हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आगे देखिए, चलिए नाभिक ऊर्जा क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि देखिए यहाँ पे किसी भी एलिमेंट का जो नाभिक होता है न्यूक्लियस, उसमें जो होता है, ये जो मान लीजिए न्यूक्लियस है मेरा, उसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन पाया जाता है, ठीक है। यही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अनस्टेबल होने के बाद रेडियो एक्टिविटी शो करता है। इसका मतलब है N/P का रेशियो जिसका भी ग्रेटर देन मतलब 1 से बड़ा है जिसका, और 1.5 से जिसका बड़ा है, ठीक है, ये सब क्या करता है, रेडियो एक्टिविटी शो करता है, ठीक है। अब देखिए कुछ आइसोटॉप्स के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए यहाँ पे हम पहले पढ़े थे कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग हम जानते हैं, हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि जो ये अकॉर्डिंग टू कार्बन डेटिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पीरियड है वो 2250 से 1750 BC है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कार्बन डेटिंग। तो वो कार्बन डेटिंग होता क्या है उसके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे। आखिर कार्बन ही क्यों है, C14 ही क्यों है, जिससे हम उसका एज फाइंड आउट करते हैं किसी भी एंशियंट बहुत पुरानी चीज़ों का, ठीक है। चलिए यहाँ पे जैसे कार्बन का आइसोटोप है, ठीक है, कार्बन कार्बन कार्बन, एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास नंबर 12, एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 13, एटॉमिक नंबर C, मास नंबर 14। देखिए यहाँ पे कार्बन का 3 आइसोटोप है। आइसोटोप होते क्या है, तो वैसे एलिमेंट जिनका मास नंबर डिफरेंट हो बट एटॉमिक नंबर क्या होता है मेरा सेम होता है। एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर तीनों का अलग अलग है, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर सेम है। अब देखिए यहाँ पे जो होता है कार्बन 40, ये मेरा रेडियो एक्टिव है, इसका न्यूक्लियस अनस्टेबल है, ठीक है ना। बाकी का देखिए N/P रेशियो 1 के बराबर जिसका भी आ जाएगा, अप्रोक्स 1 के बराबर होता है, वो स्टेबल न्यूक्लियस होता है, वो कभी भी रेडियो एक्टिव शो नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पे N/P, N क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। कैसे निकालते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। इसका देखिए मास नंबर कितना है 12, एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 12 में से 6, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है एटॉमिक नंबर के बराबर, तो N/P रेशियो कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है, N/P रेशियो। इसका मतलब क्या है, C12 जो मेरा अस्टेबल है, ये कभी रेडियो एक्टिव आइसोटोप शो नहीं करता है, ठीक है। इसीलिए जिसका N/P रेशियो 1 से बड़ा हो, ठीक है, वो रेडियो एक्टिविटी शो करता है, जिसका 1 के अप्रोक्स में हो वो भी नहीं करता है। यहाँ पे आपको एक प्रूफ में देख लीजिए मेरा। चलिए C14 का देखिए, C14 का N/P रेशियो, C14 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 14 में से 6 अगर माइनस हो जाएगा कितना बचेगा 8,
ये हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितना है 6, ठीक है, 4/3 यानी कि 4/3 n/p रेशियो किसका है, ये कार्बन 14 का, तो 1.33। देखिए 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है मेरा कार्बन 14। और यही कारण है कि हम लोग जो भी एंशियंट एलिमेंट है, मान लीजिए कि कुछ भी चीज़ आखिर खुदाई उदाई के दौरान मिलता है तो उसका कार्बन डेटिंग करके उसका एज निकालते हैं कि ये कितना साल का पुराना है। और वही रीजन है कि हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एज फाइंड आउट किया गया है वो स्टैंडर्ड जो है 2250 से 1750 ईसा पूर्व, ठीक है। इसका मतलब 400-500 सालों तक हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन फला फूला। और उसका जो है विध्वंस होने का क्या कारण है, बहुत सारा कारण बहुत लोगों ने दिया है, लेकिन उसके बारे में हम लोग नहीं जानेंगे। तो कार्बन डेटिंग क्या होता है आप लोग जान चुके हैं, ठीक है। और देखिए एक हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। ये तीनों हाइड्रोजन का आइसोटोप है। आइसोटोप क्या होता है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर। यहाँ से भी आपको एक और हम ये कर सकते हैं, इसका प्रूफ दे सकते हैं। देखिए हाइड्रोजन का जो है हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, ठीक है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, इसका 3 मास नंबर, सबका एटॉमिक नंबर एक ही होता है, इसका 2 होता है मास नंबर, ठीक है, इसका 1 और 1। इसको क्या कहते हैं, प्रोटियम, 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 ड्यूटेरियम, और ये क्या है, ट्राइटियम, ट्राइटियम, ठीक है, ये ट्राइटियम। इसका देखिए n/p रेशियो, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 2 हो गया अपॉन नंबर ऑफ, इसका कितना है 2 के बराबर है, यानी कि 1 से बड़ा है, ठीक है ना, 1.5 से भी बड़ा हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हाईली अनस्टेबल न्यूक्लियस है, इसका हाईली अनस्टेबल न्यूक्लियस है, ठीक है, हाईली अनस्टेबल न्यूक्लियस है। इस कारण से ये रेडियो एक्टिव शो करता है। सवाल ये भी पूछा जाता है कि हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप है जो रेडियो एक्टिव शो करता है, तो वो ट्राइटियम है। और कार्बन का कौन सा आइसोटोप है जो कि रेडियो एक्टिव शो करता है, तो कार्बन 14 यानी कि जिसका मास 14 है वो मेरा रेडियो एक्टिव शो करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है देखते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है। चलिए, किसी रेडियो एक्टिव तत्व के नाभिक में होने वाले परिवर्तन के दौरान, न्यूक्लियस में होने वाले जो परिवर्तन हो उसके दौरान होने वाले नाभिक के द्रव्यमान में होने वाली क्षति का ऊर्जा परिवर्तन परिणाम स्वरूप प्राप्त ऊर्जा की कुल राशि न्यूक्लियर ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। ये सारा नाभिक का मतलब जो है न्यूक्लियस का जो ये गुण है, ठीक है, नाभिक में जो भी होता है अल्फा रे निकलता है, गामा रे निकलता है, उससे न्यूक्लियस को थोड़ा बहुत जो भी ये हो मतलब हानि के रूप में जो ऊर्जा का विनाश होता है वही को हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। एक होता है देखिए नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन और नाभिकीय ऊर्जा। न्यूक्लियर एनर्जी 2 टाइप का होता है, एक नाभिकीय विखंडन होता है और नाभिकीय संलयन होता है। तो विखंडन में क्या होता है, हैवी न्यूक्लियस छोटे छोटे पार्ट में डिस्ट्रॉय हो जाता है यानी कि डिवाइड हो जाता है। और फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन में क्या होता है, छोटा छोटा न्यूक्लियस जो होता है एक बड़ा न्यूक्लियस का रूप धारण कर लेता है, ठीक है ना, उसको फ्यूजन करते हैं यानी कि फ्यूज हो गया। और फ्यूजन में बड़े न्यूक्लियस छोटे छोटे में ये क्या बोलते हैं, डिवाइड हो जाता है। एक सवाल यहाँ पे आता है कि सन का जो एनर्जी है मेरा, वहाँ पे हाइड्रोजन जो है हीलियम का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन छोटा छोटा न्यूक्लियस है और वो बड़े न्यूक्लियस में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे फ्यूज कर रहा है यानी कि छोटा छोटा न्यूक्लियस बड़ा रूप हो रहा है। तो हाइड्रोजन सन का जो एनर्जी का सोर्स है वो न्यूक्लियर फ्यूजन है, ठीक है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन है। चलिए आगे और हम देखते हैं, आगे हम और भी जानकारी थोड़ा बहुत। नाभिकीय विखंडन वह नाभिकीय विक्रिया जिसके फलस्वरूप एक नाभिक भारी विखंडन होकर 2 हल्के नाभिकों में परिवर्तित हो जाते हैं तथा ऊर्जा की एक विशाल राशि विमुक्त होती है, नाभिकीय विखंडन कहलाती है। नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में नाभिक के द्रव्यमान में कुछ क्षति होता है यानी कि मास में कुछ का हानि होता है, ठीक है ना। नाभिकीय संलयन, देखिए यहाँ पे नाभिकीय संलयन,
नाभिकीय संलयन, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्यूजन, ये न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। यानी कि फ्यूज कर रहा है, एक दूसरे में जुड़ रहा है, बड़ा बन रहा है छोटा, वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी और अस्थायी नाभिक का निर्माण कर रहे हैं, नाभिकीय संलयन कहलाते हैं। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में द्रव्यमान की मास की सदैव क्षति होती है, ठीक है, यानी कि मास का सदैव हानि होता है। किसमें? यहाँ पे छोटा छोटा नाभिक बड़ा नाभिक का रूप धारण करता है, यानी कि सन का एनर्जी जो है मेरा, वहाँ पे क्या एग्जाम्पल है? न्यूक्लियर फ्यूजन का, ठीक है, नाभिकीय संलयन का। तो वहाँ पे ऑलवेज मास का क्या होता है? क्षति होता है, और वही जो मास होता है एनर्जी का रूप में कन्वर्जन होता है। मास एनर्जी कन्वर्जन हम लोग पढ़ते हैं डेल्टा E=mc²। चलिए देखिए, नाभिकीय विखंडन, यहाँ पे क्या होता है? बड़ा बड़ा नाभिक जो है वो छोटे नाभिक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, बड़ा जो होता है वो छोटे के रूप में नाभिक हो जाता है। नाभिकीय विखंडन, देखिए यहाँ पे नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन बम। नाभिकीय विखंडन का जो एग्जाम्पल है परमाणु बम है, यानी कि एटम बम। एटम बम इज द एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि बड़ा उसका बड़ा रहता है और बड़ा को गिरा के जो है ना उसको क्या करते हैं? मास एनर्जी, एकदम बहुत ज़्यादा एनर्जी का जो है इजेक्शन होता है, ठीक है ना। तो नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन किसका एग्जाम्पल है? यहाँ पे देखिए FISSION, न्यूक्लियर फ्यूजन, एटम बम। एग्जाम में पूछा जाता है एटम बम किसका एग्जाम्पल है? तो न्यूक्लियर मतलब फ्यूजन का, ठीक है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन का, हाइड्रोजन बम। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बम एक आ गया, हाइड्रोजन बम और सन का जो एनर्जी का सोर्स है, यानी कि सन, ये दोनों क्या है मेरा? FUSSION, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। चलिए अब एक सवाल यहाँ पे आता है, परमाणु बम की खोज किसने किया था? तो ये ओटो होम, ठीक है, ओटो होम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने परमाणु का खोज किया था, ठीक है ना, परमाणु बम का। और परमाणु बम का जो है ये कैसे होता है? न्यूक्लियर FISSION, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, नाभिकीय विखंडन का इसमें ये होता है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल और भी देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी आज का ये मेरा ख़त्म हो गया, कुछ हम लोग सवाल में आएंगे, ठीक है, कुछ हम लोग सवाल में आएंगे। अब एक सवाल आती है, आप एग्जाम मतलब ये देखिएगा, सबसे पहले वैसे कौन भारतीय थे जिसको नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है ना। सबसे पहला भारतीय कौन थे जिसको नोबेल प्राइज दिया गया है, ठीक है, और कब दिया गया है, किस बुक के लिए दिया गया है, ठीक है ना। उनका एक सॉन्ग है जो बांग्लादेश का नेशनल सॉन्ग है। बांग्लादेश कब बना? तो 1971 में। और अमार सोनार बांग्ला जो है उनका रचित गीत है, जो कि राष्ट्रीय गीत है कहाँ का? बांग्लादेश का। और देखिए 1913 में एक गीतांजलि पुस्तक थी जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है, उसी पुस्तक के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया है। तो पहले भारतीय थे जिनको नोबेल प्राइज 1913 में दिया गया है, और किसके लिए? तो गीतांजलि के लिए, ठीक है। तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ है, और हम इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट सवाल करवाएंगे इस चैप्टर से, रेडियो एक्टिविटी से, ठीक है। तो आप बने रहिए, और चलिए आज के लिए जय हिंद, जय भारत।